नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का क्रेप्स क्लासेस पर बहुत स्वागत है। आज से भूगोल ज्योग्राफी को हम पूरी तरीके से कवर करना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर वाइज लेक्चर इसका पूरा सिलेबस आपका आता रहेगा, सारी क्लासेस चलती रहेंगी। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 3 भागों में आता है हमारे पेपरों के लिए। एक रहता है आपका विश्व भूगोल, एक रहता है आपका भारतीय भूगोल और तीसरा रहता है आपका जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके रूप में। हमारे पेपर के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। तो हम आज भारतीय भूगोल से शुरुआत करेंगे क्योंकि पेपरों में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है। भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप कह लीजिए, जिसमें पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर RO और UPSI की पूरी कंप्लीट क्लासेस चलने जा रही हैं। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आप लोग हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते रहें। चलिए, तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। भारत के सामान्य परिचय में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है नेम्स ऑफ इंडिया, भारत के नाम। फिर एरिया ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट, भारत का क्षेत्रफल कितना है, उसके राज्यों का कितना है। पूरे विश्व में बात करें तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से क्या स्थिति है, भारत से कितने लोग, कितने देशों का ज़्यादा है, कितने देशों का कम है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य हैं, राज्यों का ऑर्डर क्या है, तो ये सारी चीज़ हम इस वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे सीमाओं की। भारत की सीमा किस किस देश के साथ लगती है, कितने प्रकार की सीमाएँ हैं। सीमाएँ 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। फिर आध्यारोपित सीमा भी एक होती है, वो क्या होती है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। क्या पानी के अंदर भी हमारी कोई सीमा होती है, कहाँ तक हमारे भारत की बाउंड्री लगती है पानी के अंदर, ये सारी बातें हम इस टॉपिक के अंदर करने जाएंगे। फिर बात करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन या भौगोलिक विस्तार की। इसका मतलब ये हुआ, भारत हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहाँ तक इसका विस्तार है। तो अक्षांशीय जो विस्तार कहा जाता है या देशज विस्तार है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन होता है, इसको मैं आराम से आपको याद करा दूंगा, समझा दूंगा। फिर बात करेंगे डिस्टेंट पॉइंट्स की, दूरस्थ बिंदु की। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि भारत के सुदूर में कौन सा स्थान है, भारत के सुपश्चिम में सबसे ज़्यादा पश्चिम में कौन सा स्थान है, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है भारत का, सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, वो सारे टॉपिक्स हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से पास होती है, कितने समय का अंतर आता है, कितने राज्यों से गुजरती है। जितने भी प्रश्न इससे आए हैं अभी तक, डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और कर्क रेखा को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, कितने राज्यों से होकर गई है, क्या क्या इसके ऑर्डर हैं, और इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। जब कर्क रेखा जो है वो जलवायु विभाजन भी करती है। कर्क रेखा के ऊपर वाला जलवायु अलग प्रकार का माना जाता है और नीचे वाला जो है जलवायु वो अलग प्रकार का होता है। तो उसी हिसाब से भारतीय का जो जलवायु है, इंडियन क्लाइमेट है, वो भी अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड है। तो वो हम इस टॉपिक में समझने का प्रयास कर देंगे। बिना ज़्यादा समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, भारत के नाम, नेम्स ऑफ इंडिया। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत के नामों के बारे में। यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ नाम आपको भारत के पता होंगे, हो सकता है कुछ नाम भारत के आपको ना पता हों, और इधर उनके कारण लिखे हैं कि वो किस कारण से वो नाम पड़ा भारत का, या किन लोगों की वजह से वो नाम पड़ा, वो रीजंस लिखे हैं। एक एक करके मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सारा समझाना। इससे पहले मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। भारत के पश्चिम में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। आप सभी लोगों को पता होगा, जो इस समय पाकिस्तान में, जिसका मुख्य हिस्सा पाकिस्तान में है, काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आता है। तो सिंधु नदी, जो सिंधु शब्द है, ये लिया गया है संस्कृत भाषा से। ये लिया गया है आपका संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा में सिंधु का मतलब होता है बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी। अच्छा, तो बात है 516 BC की। एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट नाम का एक राजा 516 BC में। ये कहाँ का राजा था? ये राजा था पर्सिया का, फारस जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो पर्सिया का राजा डेरियस फर्स्ट 516 BC में यहाँ आता है और सिंधु नदी के इस ओर खड़े होकर वो यहाँ से वापस लौट जाता है। भारत के मुख्य हिस्से में प्रवेश नहीं कर पाता है, और जब वो अपने क्षेत्र में, अपने देश, अपने गांव वापस लौटता है तो बोलता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है
सिंधु, और उसकी वजह से मैं वापस आ गया, आगे नहीं जा पाया। तो जब उसने यहाँ सिंधु लिखा तो आप लोगों को लग रहा होगा सर ने ये गलत लिख दिया सिंधु। देखिए पर्शियंस के साथ क्या था कि पर्शियंस इस शब्द को सा पढ़ते थे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब जब ये शब्द यहाँ से आगे बढ़ा और मुस्लिम देशों में गया, जब ये शब्द यहाँ से आगे बढ़ा और मुस्लिम देशों में गया तो उन्होंने उसे आज के मुताबिक पढ़ा और पढ़ा हिंदू। और जिस जगह ये लोग रह रहे हैं वो जगह कहलाई हिंदुस्तान। फिर से समझेंगे। डेरियस फर्स्ट 516 बीसी में भारत आता है और उसने वहाँ पे बोला कि एक नदी है और वो क्षेत्र है सिंधु। उसने इस तरीके से लिखा और ये जब नाम या ये जब शब्द आगे गया मुस्लिम देशों के पास तो उन्होंने आज के नाम पे इसको पढ़ा हिंदू और वो जगह कहलाई हिंदुस्तान। तो इस तरीके से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, जो आज के मिस्र या मुस्लिम देश कहे जा सकते हैं, उनकी वजह से हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब समझते हैं इंडिया के बारे में। तो जब ये नाम यहाँ से रोमन्स की तरफ गया, रोमन, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा की तरफ गया, तो इसको इन्होंने पढ़ा इंडू, ठीक। और वो नदी कहलाई इंडस, जगह कहलाई इंडिया। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं भारत नाम कहां से पड़ा। तो एक राजा थे, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। तो कई ग्रंथों में ऐसा देखने को मिलता है कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा। कुछ ग्रंथों में यह मिलता है देखने के लिए, जो जैनियों के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भरत था, तो वहां से हमारे देश का नाम भारत हुआ। चलिए साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि एक कबीला था, उसका नाम था भारत। जिस जगह वो रहता था वो जगह कहलाती थी भारत, तो उनके ऊपर देश का नाम भारत पड़ा। ये 3 अलग अलग मान्यताएं हैं। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप समझ लेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, वो आप ऑप्शन तीनों में से टिक करके चले आएंगे। सिंपल सी बात है। तो हमने इंडिया समझ लिया, भारत समझ लिया, हिंदुस्तान समझ लिया। अब हम समझते हैं आर्यव्रत। आर्यव्रत के बारे में मैं आपको बताऊं, कुछ लोग थे आर्यंस। इतिहासकार कहते हैं कुछ लोग थे, इनको उन्हें आर्यंस कहा। और ये आर्यंस कहाँ से आए थे? ये आर्यंस आपके यूरोप के आसपास से आए थे और सिंधु नदी के आसपास उस वाले क्षेत्र में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो आर्यंस जिस जगह पे रहे वो जगह कहलाई आर्यव्रत। कुछ पेपरों में यह भी पूछा जाता है कि आर्यन शब्द का मतलब क्या है। आर्यन शब्द का मतलब क्या है? तो आर्यन शब्द का मतलब है श्रेष्ठ। आपको याद रखना है बच्चे, आर्यन शब्द का मतलब है श्रेष्ठ। चलिए आगे बात करते हैं जम्बू द्वीप के बारे में। जम्बू द्वीप हमारा नाम कहाँ लिया जाता है? हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप साउथ ईस्ट एशिया आज भी साउथ ईस्ट एशिया का कौन सा क्षेत्र है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। साउथ ईस्ट एशिया हो गया आपका ये आपका थाईलैंड, मलेशिया और आपका इंडोनेशिया, ये वाला जो क्षेत्र आपका कहा जाता है ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो आपका मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में आज भी हमारा जो कॉन्टिनेंटल या जो सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, इस पूरे को जम्बू द्वीप नाम से जाना जाता है और आज भी उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इनका जो त्यौहार है जो ये करते हैं मनाते हैं वो रामलीला या हिंदू धर्म की कई मान्यताओं को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का नाम होडू कहाँ पड़ा। तो भारत को होडू बोला जाता है इजराइल में। इजराइल में कहाँ पर? इजराइल की एक पवित्र बुक है बुक ऑफ एस्थेन। तो बुक ऑफ एस्थेन के अंदर भारत का नाम होडू लिखा हुआ है और किस भाषा में लिखा हुआ है? इजराइल की जो भाषा है उसी में लिखा हुआ है, वो भाषा है हिब्रू। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इजराइल की क्या भाषा है, इजराइल की नेशनल लैंग्वेज क्या है? तो वो है हिब्रू। आपको पता होना चाहिए। चलिए और क्वेश्चंस यहाँ से क्या बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे देश का क्या नाम रखा गया है? एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे देश का नाम दिया गया है? ठीक। तीसरा ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब
एक ही लाइन में मिलेगा। वो क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का एक संघ है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के बारे में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पे हमने पहला टॉपिक नेम्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया। चलिए अब हम भारत के क्षेत्रफल एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है हम सभी को पता है, बहुत ही आसान सा है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी सिंपल है, जिसको याद नहीं हुआ वो याद मेरे साथ करेगा। आइए कैसे याद कराते हैं, देखिए ऐसे 3 लिखिए 2 लिखिए, 3 लिखिए 2 लिखिए और इसको पलट के लिख दीजिए, कितना 2 और 3, इन 2 3 के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, 3 2 पलट के 2 3, 3 2 जा 6, 6 में 1 बढ़ाइए 7, 7 में 1 और बढ़ाइए 8, है ना आसान। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, सिंपल है। इसी तरीके से चलिए एक काम और करते हैं, इंडिया की नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई ज्ञात करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर आपको कुल कितनी दिशाएं दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको कुल कितनी दिशाएं दिखाई दे रही हैं, 4 दिखाई दे रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। 4 में से 1 कम करिए 3, 1 और कम करिए 2, 1 और कम करिए 1, जगह दीजिए 4, 1 कम 3, 1 कम 2, 1 कम 1, 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पूरब से पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई के लिए बहुत छोटी सी चीज है। अभी तक भारत के सर्वाधिक राज्य कितने रहे हैं? अभी तक भारत के सर्वाधिक राज्य रहे हैं 29। कितने? 29। 29 में 4 जोड़िए, 29 राज्य जो है वो चारों दिशाओं में फैले रहे होंगे, तो कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दीजिए, तो 29 और 4 होता है 33, यानी आपके हो गई पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गई 29 33, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई 3,214 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछता है कौन सी लंबाई ज़्यादा है तो हमेशा जवाब दीजिएगा पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कम है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको सबको याद हो गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी सी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7th प्लेस ये कवर करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया पूरे वर्ल्ड में। टोटल लैंड मास कवर्ड बाय द इंडिया, कुल भूभाग जो भारत कवर करता है पूरे विश्व का वो है 2.4%। 2.4%। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें, 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो इंडिया टोटल पॉपुलेशन, विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% कवर करती है। टोटल पॉपुलेशन का इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 17.5% है। अगर हम पूरे भारत में विलेजेस की बात करें, गांव की बात करें तो ये होंगे 6,40,932। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई परेशानी है तो इस वीडियो को पीछे से रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि कुल 6 देश भारत से और ऊपर होंगे। तो चलिए कौन से देश हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। अब इनको हम याद करने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं आपको याद कराऊं उससे पहले आपसे छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 नाम हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कोई व्यक्ति है, उसका मान लीजिए नाम है राम, ठीक है, उसका नाम श्याम भी है, तो हम बोलेंगे राम ऑल्सो नोन एज श्याम, ठीक है, राम ऑल्सो नोन एज श्याम, राम इज ऑल्सो नोन एज श्याम। अब शॉर्ट करने के लिए हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं राम AKA श्याम। इसका मतलब ये हुआ कि राम का नाम श्याम भी है, या फिर जैसे राम हिंदी में बोलेंगे राम उर्फ श्याम। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका यहाँ क्या यूज़ है मैं अभी बताता हूँ क्या यूज़ है। देखिए रशिया से R ले लीजिए, कनाडा से C, चाइना से CH, USA से U, ये बन गए आपके रच्चू। यहाँ से BAI, ये हो गई बाई।
तो एक लेडी हैं, उनका नाम है रच्चूबाई। क्या नाम है? रच्चूबाई। रच्चूबाई ए सुधा। तो रच्चूबाई का एक नाम और है सुधा, तो यहां से आप याद कर सकते हो रच्चूबाई ए सुधा। इसी तरीके से इसको 10-15 बार अपने दिमाग में घुमाइए, रच्चूबाई ए सुधा, रच्चूबाई ए सुधा। आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। आर से रशिया, सी से कनाडा, CH से चाइना, यू से USA, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया, ए से अर्जेंटीना, के से कजाकिस्तान, ए से अल्जीरिया, सुधा से सूडान। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट कंट्री, विश्व का सबसे छोटा देश। तो अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। तो आप सभी को पता है कि वो देश है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। जिनको नहीं पता है वो जान गए। वेटिकन सिटी कितना इसका क्षेत्रफल है? इसका क्षेत्रफल है 0.49 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी ही है। किस महाद्वीप में पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, एक महाद्वीप है, आप सबको पता होगा, यूरोप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। यूरोप कॉन्टिनेंट है, हम सब जानते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक दूसरा देश है इटली। एक दूसरा देश है इटली आपका। इटली के अंदर आएगी इटली की राजधानी रोम, और रोम के अंदर जाके एक नया देश पड़ता है। रोम के अंदर आके एक नया देश पड़ता है जिसका नाम है आपका वेटिकन सिटी। चलिए, अब हम समझते हैं वेटिकन सिटी पॉपुलर किस चीज के लिए। वेटिकन सिटी में क्रिश्चियनों के, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप का निवास है। यहां पर पोप रहते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि इस समय पोप कौन है। जी बच्चे, इस समय पोप है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस किस देश से आते हैं? ये आते हैं अर्जेंटीना से, और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरेस। चलिए, तो अब हमने क्या देखा, वेटिकन सिटी एक दूसरे देश इटली के अंदर है। तो जैसे जो भी देश किसी दूसरे देश के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं इनक्लेव्ड कंट्री। तो इसी तरीके से इटली के अंदर एक इनक्लेव्ड कंट्री और है, उसका नाम है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो। अच्छा, और एक कंट्री और है लिसोथो। लिसोथो। लिसोथो आपका आता है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। कितनी? 3 सुन के आपको अटपटा लगा? जी, हर जगह की 3 ही कैपिटल होती हैं, 3 ही राजधानी होती हैं। तो पहली इसकी राजधानी है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। दूसरी है केप टाउन। केप टाउन। और फिर है आपकी ब्लोएम फॉन्टेन। समझते हैं। प्रिटोरिया है आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कार्यकारी राजधानी। केप टाउन है आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, यानी कि वैधानिक राजधानी। और ब्लोएमफोंटेन है आपकी जुडिशियल कैपिटल, यानी कि न्यायिक राजधानी। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। हम प्रिटोरिया की बात करें तो प्रिटोरिया है आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कार्यकारी राजधानी। कार्यकारी राजधानी वो होती है जहां पर आपके सीएम राज्य के लिए और पीएम देश के लिए जहां पर रहते हैं, जहां पर उनकी ऑफिस होती है। इंडिया के परसेप्शन में बात करें अगर, तो इंडिया के पीएम रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गई। लखनऊ के परसेप्शन में बात करें तो लखनऊ में रहते हैं आपके सीएम यूपी के, तो यूपी की एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गई लखनऊ।
इसी तरीके से साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गई प्रिटोरिया। अब हम बात करते हैं केप टाउन की। केप टाउन है आपकी वैधानिक राजधानी। वैधानिक राजधानी वो होती है जहाँ पे आपके देश की संसद या राज्य का विधानमंडल हो। इंडिया के परसेप्शन में दिल्ली वो जगह है जहाँ पर संसद है, तो इंडिया की वैधानिक राजधानी हो गई आपकी दिल्ली। जबकि हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो विधानमंडल है वो है लखनऊ में, तो आपकी वैधानिक राजधानी हो गई लखनऊ। तीसरी ओर बात करते हैं वो है न्यायिक राजधानी। साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लूमफॉन्टेन। इंडिया के परसेप्शन में बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, तो भारत की न्यायिक राजधानी हो जाती है आपकी दिल्ली। जबकि यूपी की बात करें तो यूपी की न्यायिक राजधानी हो जाती है आपकी इलाहाबाद। यूपी की सबसे बड़ी कोर्ट जो हाई कोर्ट कहलाती है वो इलाहाबाद के अंदर है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं राज्यों के बारे में। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं एक ट्रिक लिखूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से मैं सारे राज्यों को समझाऊंगा। आप लोग मेरे साथ साथ वो ट्रिक को समझिए और याद करिएगा। ये है राम मैं आऊं जग को छलने। कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि कृष्ण भगवान राम भगवान से पूछ रहे हैं कि राम भगवान क्या मैं आ सकता हूं जग को छलने के लिए? तो क्या होगा? बहुत आसान है। रा से आपका हो गया राजस्थान, एम से आपका हो गया मध्य प्रदेश एमपी, एम ए से हो गया आपका महाराष्ट्र ए से आपका हो गया आंध्र प्रदेश। जो बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ होगा वो सोच रहे होंगे सर ने गलत पढ़ा दिया। नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ाया है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सब समझ में आएगा अभी। अगला है उत्तर प्रदेश। फिर जे से आपका है जम्मू एंड कश्मीर। अब फिर बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर ये तो यूनियन टेरिटरी बन गई, आप राज्य में। अरे धैर्य रखो बच्चे। जी से गुजरात, के से कर्नाटक, ओ से आपका ओडिशा और सी एच से आपका छत्तीसगढ़। अब देखिए ये वो ऑर्डर है जब आंध्र प्रदेश आपका बटा नहीं था। तो अब आंध्र प्रदेश खत्म हो चुका है, तो यहाँ से अब आंध्र प्रदेश का स्थान हट के कहाँ चला गया है? ये कर्नाटक और उड़ीसा के बीच में 7वें स्थान पर आ गया है। जम्मू कश्मीर अब यहाँ नहीं है, तो जम्मू कश्मीर अब राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर भी यहाँ पर नहीं होगा। तो अब करेंगे राम मैं आऊँ जग को छलने। आंध्र प्रदेश नहीं है, जम्मू कश्मीर भी उसमें नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपका चौथा सबसे बड़ा होगा और 5वां हो गया गुजरात। इनको लिखना क्यों जरूरी है? इनको लिखना इसलिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि पहले इस स्थान पे कौन था और अब यहाँ पर कौन है। तो मुझे उम्मीद है इस ट्रिक के साथ आपको पूरे जो ऑर्डर है वो याद हो गया होगा। इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बचना नहीं चाहिए। चलिए तो हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू एरिया। जी ये सबको पता है और ये है गोवा। क्या है बच्चे? ये गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको याद रखना है PGS। पी से पुडुचेरी, जी से गोवा और एस से सिक्किम। जी आपको याद रखना है PGS। भारत में सबसे पहले पुडुचेरी मिला, फिर गोवा, फिर सिक्किम। जी कब कब मिले? तो पुडुचेरी भारत को मिला 1954 में, गोवा मिला आपका 1962 में और सिक्किम आपका 1975 में इसको राज्य का दर्जा मिला। तो आप 1975 यहाँ पे समझ सकते हैं। तो भारत में कब शामिल हुए? अब इन्हें दर्जा कब दिया गया? तो पुडुचेरी को सन 1961 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक। अब
1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को सन 1975 में एक राज्य का दर्जा दिया गया। एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े जिले। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा। क ले जा बड़ा बीक। जी ये क्या है? का से हो गया आपका कच्छ, ले से आपकी हो गई लेह, जा से आपका हो गया जैसलमेर, बाढ़ से आपका हो गया बाड़मेर और बीक से हो गया आपका बीकानेर। अच्छा, कच्छ किस राज्य में पड़ेगा? जी कच्छ पड़ेगा, सब बच्चों को पता होगा बहुत अच्छे से, गुजरात में। कहाँ पर पड़ेगा बच्चे? गुजरात में। लेह कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। लद्दाख में। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तीनों पड़ते हैं राजस्थान में। तीनों पड़ते हैं आपके राजस्थान में। चलिए ये समझ में आया। जितनी भी मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ आप लोग एक काम करेंगे, सारी ट्रिक्स को एक जगह लिख के उसको 2-4 बार रिवाइज करिएगा। रिवाइज करोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको भूल जाओगे। तो अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला। तो भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे। माहे कहाँ आता है? माहे आता है आपका पुडुचेरी में। माहे आता है आपका पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन समझते हैं थोड़ी सी। ये दक्षिण भारत है आपका, ये आपका दक्षिण भारत है। माहे के अंदर आते हैं आपके 4 जिले। कुल कितने जिले आते हैं? 4 जिले। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो ये कुछ हमारा केरल जैसा हो गया, ये आपका तमिलनाडु और यहां से आंध्र प्रदेश। तो केरल के साथ एक पॉइंट यहां पर, 2 यहां पर और एक यहां पर। पुडुचेरी का जो जिला केरल के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है उसका नाम है माहे, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है। माहे यूनियन टेरिटरी पड़ेगी आपकी पुडुचेरी और ये जगह है आपकी केरल। ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश। यहां पर जो जिला है आपका वो है यनम। अच्छा, ये है आपकी पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, और इसका नाम है कराय काल। तो अब आपको पुडुचेरी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो समझ में आ रही होगी। पुडुचेरी के अंदर 4 जिले हैं। एक जिला आपका केरल के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम है माहे। 2 जिले आपके तमिलनाडु के साथ सीमा बनाते हैं, उनमें से एक है पुडुचेरी, दूसरे का नाम है कराईकाल, और चौथा है आपका जो आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है यनम। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर, जो है हमारा बाउंड्रीज, सीमाएं। भारत की कौन कौन सी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, भारत के पास कितने प्रकार की सीमाएं हैं, भारत की पानी के अंदर किस तरीके की सीमाएं, इन सब के बारे में अभी इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं।